हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। और हम लोग देख रहे थे अपना जनरल स्टडीज में बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने कल देखा था ब्रांचेज ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी या ब्रांचेज ऑफ साइंस को हमने देखा था। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई सारी चीजों पे। इवोल्यूशन इवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। इवोल्यूशन से ही आगे बढ़ जाती है आपकी जेनेटिक्स। इवोल्यूशन का अगर आप टाइम स्केल अगर पढ़ते हैं और वहां से फिर आप लोग ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ, उसमें कैसे रामापिथेकस आया, फिर उसके बाद होमो हेबिलस आया, होमो इरेक्टस आया, निएंडरथल मानव आए, क्रोमैग्नन आया और फिर होमो सेपियंस सेपियंस आए। तो इस तरीके से ये अपने आप में 4 से 5 आपके जो है टॉपिक्स हैं, इनको इसमें ये समेटे हुए है। तो इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं बायो पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में एवोल्यूशन। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन बनता है कि जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। देखिए, जब आप एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें कई सारी थ्योरीज हैं और जो सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी है वो है 3। सबसे पहली थ्योरी है आपकी लेमार्कवाद। लेमार्क ने सबसे पहले बताया था कि जीवों का विकास किस तरीके से होता है। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आपके अंग होते हैं उनका आप यूज करते हैं तो वो डेवलप होते चले जाते हैं, और अगर उनका आप यूज करना बंद कर देते हैं तो वो आपके रूडिमेंट्री हो जाते हैं, अवशेषी अंग हो जाते हैं। तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी जो उन्होंने दी वो उनकी काफी फेमस हुई और उन्होंने उसमें एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। उन्होंने बताया कि कैसे जिराफ की गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, कालांतर में जो पेड़ पौधे थे, पत्तियां थी, वो नीचे की सारी जब पेड़ पौधे पत्तियां जिराफ के खाने से एक पर्टिकुलर एरिया में खत्म हो गई, तो ऊंची पेड़ पत्ती और ऊंची भोजन करने के लिए उनको क्या करना पड़ा, अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ा। तो इसी क्रम में उनकी गर्दन बड़ी होती चली गई। तो उन्होंने इस तरीके से इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की, अंगों के उपयोग अनुपयोग। अब चूंकि वो उन्होंने क्या किया था, तो एक तो यूज एंड डिसयूज वाला बात होगी लेमार्क के साथ। एक उन्होंने बताया क्योंकि ये इन्होंने, इनके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था, ये सारी चीजें क्या हुआ था, इनके अंदर चेंज नहीं हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि जो भी अपनी करेक्टर्स थे वो एक्वायर्ड करेक्टर्स थे। एक्वायर्ड करेक्टर मतलब ऐसे करेक्टर्स, ऐसे ट्रेड्स जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्वायर्ड करेक्टर्स भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। लेकिन आज की डेट में हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक्वायर्ड ट्रेड्स आपके हेरिडिटी में नहीं जाते, इनहेरिटेड नहीं होते हैं। उसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि चूहे की पूंछ काट के एक लाइफ टाइम में कई बार, कई पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटते गए, तो लेकिन हर बार जो है वो क्या हुआ, चूहा विद टेल ही उसने बर्थ हुआ। तो एक्वायर्ड करेक्टर। लेकिन उन्होंने कहा, लेमार्क ने एक तो ये कहा कि आपका यूज एंड डिसयूज, दूसरा उन्होंने कहा कि एक्वायर्ड करेक्टर्स। अच्छा, तो ये दो बातें जो है लेमार्क ने कही थी और ये इन्होंने सबसे पहले जैव विकास को समझाने की कोशिश की थी। फिलोसफी जूलॉजिकल, इसकी इनकी एक बुक थी फिलोसफी जूलॉजिक। तो लेमार्क को आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद नाम आता है, दूसरा नाम आता है इसमें डार्विन का। डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी थी 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कैसे स्पीसीज का ओरिजिन होता है, 1959 में उन्होंने एक बुक लिखी। ईयर भी पूछता है, बुक का नाम भी पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। तो डार्विन ने अपने जो सिद्धांत था, जैव विकास का जो सिद्धांत था, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट कहा कि आपको नेचर सेलेक्ट करती है, नेचुरल सिलेक्शन इज मच इंपॉर्टेंट। यानी प्रकृति का वर्ण होता है, अगर आप प्रकृति के अनुसार नहीं ढलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। और इसी नेचुरल सिलेक्शन से उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी। क्या दिया? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो नेचर में सबसे फिट है। फिट है इन द सेंस कि जो नेचर के अकॉर्डिंगली चीजों को ढाल लेता है। तो उन्होंने क्या किया,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किया। इसी में इससे पहले उन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हर स्पीसीज जो है अपने जीवन के लिए संघर्ष करती है और उस संघर्ष में जो वही जीतता है जो फिट होता है, जो उस नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द लाइफ स्ट्रगल या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। चार्ल्स डार्विन के साथ ही एक साइंटिस्ट हुए थे वेलेस। तो नेचुरल सिलेक्शन की जब बात आती है, नेचुरल सिलेक्शन की जब बात आती है तो वेलेस इसका नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ आपका चार्ल्स डार्विन और लेमार्क। तीसरा एक नाम आता है, जब उन्होंने अभी साइंटिफिक थ्योरी हुई, म्यूटेशन आया, आपका उत्परिवर्तन आया, तो ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रिज, ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी जीन होती है उसमें म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है और ये धीरे धीरे कलेक्ट होके एक नई स्पीसीज बन जाती है। ये जो म्यूटेशन वाली जो थ्योरी थी वो ह्यूगो डी ब्रीज ने दी थी। इसमें ही उन्होंने एक चीज और कहा था ह्यूगो डी ब्रीज ने, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्टेशन। साल्टेशन, अब साल्टेशन क्या होता है कि अचानक से बहुत बड़ा कोई उत्परिवर्तन हो जाए, उत्परिवर्तन अचानक से हो जाए और बड़ा हो जाए, छोटा छोटा उत्परिवर्तन न हो, काफी बड़ा अगर उत्परिवर्तन हो जाता है, सिंगल स्टेप में ही स्पीसीज का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साल्टेशन। तो म्यूटेशन वाली जो बात है वो ह्यूगो डी ब्रीज, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्वाइवल कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा, और एक चीज और उन्होंने कही कि जो वेरिएशंस होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेड नहीं होते। और क्या चीज है? वेरिएशंस, जो भी हमारे अंदर हमारी पीढ़ी से डिफरेंट चीजें होती हैं वो इनहेरिटेड होती हैं, क्योंकि वो हमारे जीन्स के कारण होती हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा, लेमार्क ने सबसे पहले एक दिया आपका यूज एंड डिसयूज अंगों का। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? जिराफ का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारे अनुभव से हम लोग सीखते हैं वो भी एक दूसरे से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चीजें जाती हैं। तो ये जो तीन मेन है, और चार्ल्स डार्विन के साथ ही एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट से वेलिस, उनका भी नाम आता है, उन्होंने भी नेचुरल सिलेक्शन पे ही वर्क किया था। तो जीव विकास को अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो लेमार्क, उसके बाद डार्विन और वेलिस, उसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज और न्यूटन एंड आइंस्टीन। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन पर वर्क नहीं किया। आइंस्टीन को आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क किया और बहुत सारे वर्क हैं आइंस्टीन के। मेनली इन्होंने नोबेल प्राइज जो मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। न्यूट्रॉन ने भी फिजिक्स की मैकेनिक्स में काफी वर्क किया और इनको 3 लॉज ऑफ मोशन जो है आपके, उसका वर्क उन्होंने मेनली। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका लेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कूट का। देखिए उसमें यही है, ये मैं हम लोग बात कर चुके हैं। म्यूटेशन का सिद्धांत इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो डी ब्रीज हो जाएगा A का 4। विकास का सिद्धांत इसमें देख लेते हैं, डार्विन हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरन अवधारणा। देखिए हम जानते हैं जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्रोमोसोम होता है, इसका ये जो पार्ट होता है इस पे जीन होता है और ये जीन रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। और ये प्रोटीन क्या होती है? यही एंजाइम होता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? वो प्रोटीन ही होते हैं। और इन प्रोटीन को कौन बनाता है? जीन बनाता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा इन्होंने बीडल और टेटम, इन्होंने नियोस्पोरा जो रेड ब्रेड मोल्ड पे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि एक जो जीन होती है वो एक ही एंजाइम या एक ही प्रोटीन बनाती है। वो ये जो जीन है ये डिकोड नहीं करेगी, मैसेंजर आरएनए ले जाएगा इसको, तो ये डिकोड नहीं करेगा, केवल एक ही जीन एक ही प्रकार की प्रोटीन बनाएगी राइबोसोमल आरएनए के पास। प्रोटीन सिंथेसिस
कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसको यही याद रखना है कि एक जीन एक एंजाइम, एक जीन जो हमारे क्रोमोसोम पे होती है उससे प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन, सारी प्रोटीन क्या होती हैं, वो वही एंजाइम होते हैं, क्योंकि सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करती हैं। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितनी भी सारी चीज हमारी बॉडीज में, वो किससे होती हैं, प्रोटीन के थ्रू होती हैं। और प्रोटीन, और इसको एक एक एंजाइम को एक जीन ही बनाती है, यानी कि एक जीन से एक प्रोटीन बनती है। ये आपने बीडल एंड टैटम ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो सी का हो जाएगा 1, सी का 1, ए का 3, बी का 4। और ओपेरॉन अवधारणा देखिए, एक होता है ई कोलाई में इन्होंने लिया था लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, तो इसको लैक ओपेरॉन बोलते हैं। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई बैक्टीरिया में, और ये किया था जैकब एंड मैनोर्ड ने। तो ये आपको, ये भी एक तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि ओपेरॉन अवधारणा किसने दी, जैकब एंड मैनोर्ड ने। लैक्टोज, लैक ओपेरॉन जिसको बोला जाता है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने करी, बीडल एंड टैटम ने। विकास का सिद्धांत आपको मैंने बता ही दिया है, 3 लोगों ने दिया, मेनली उसमें लेमार्क रहे, फिर डार्विन आए, और फिर म्यूटेशन की जो थ्योरी आई वो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा दी गई, और म्यूटेशन की थ्योरी ह्यूगो डी व्रीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद आता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को अगर देखें तो पृथ्वी की जो हिस्ट्री है वो 4.6 और कहीं कहीं 4.8 अरब वर्ष पूर्व है। और अगर लाइफ की बात करें तो केमिकल प्रोसेस से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक बने, फिर उसके बाद लाइफ बनी, और लाइफ 3.8 ईयर्स या अरब वर्ष पूर्व इसमें पृथ्वी पर ऑरिजिनेट हुई। तो सबसे पहले क्या है कि प्रोकैरियोट, देखिए इसका एक पूरा प्रोसेस है, उसको मैं बना देता हूं। सबसे पहले क्या होगा कि 5 ग्रुप में एनिमल्स को, जो भी हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई उसको 5 ग्रुप में बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं, उनको बोला जाता है मोनेरा। उसके बाद आए, उनको बोला जाता है प्रोटिस्टा, दूसरे नंबर पर। उसके बाद जो आए उनको बोला जाता है प्लांट्स। चौथे नंबर पे बोला आए फंजाई, या इनको बोला जाता है कवक। और फिर आए आपके एनिमल्स। तो अब पृथ्वी पर सबसे, अब ये मोनेरा जो ग्रुप होता है इसमें आपके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें आते हैं आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही आर्की बैक्टीरिया, और आते हैं आपके सेवाल्स जिसमें मेन है ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में आपके आते हैं, और इसमें प्रोकैरियोटिक्स आते हैं, यानी कि ऐसी यूनिसेलुलर जिसका एक सेल होती है जिसमें, और जिनमें सेल में केंद्रक नहीं होता है, जैसे अमीबा आपका प्रोटिस्टा में आता है, युगलिना का आपने नाम सुना होगा, वो प्रोटिस्टा में आता है। और युगलिना क्या होता है, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। यूकैरियोट यानी कि जिसमें सच्चा न्यूक्लियस, सच्चा केंद्रक जिनकी सेल्स में होता है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स, देखियो कैरियोट्स जब भी वर्ड आता है तो उसको ये आता है केंद्रक के लिए। और यू और प्रो, प्रो भी कोई चीज होती है, तो वो प्रो जब भी वर्ड कोई लगता है तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, शुरुआती चीज, प्रो के लिए, है ना। और यू के लिए होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि इसमें न्यूक्लियस पूरा होता है, और प्रोकैरियोट इसमें न्यूक्लियस एक प्रिमिटिव अवस्था में होता है। तो ये कनेक्टिंग लिंक होती है, प्रोटिस्टा में आती है। उसके बाद प्लांट्स आते हैं, उसके बाद फंजाई आते हैं, उसके बाद एनिमल आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है, और यही इनका इवोल्यूशन है। तो इसको आप लोग देखिए, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव अगर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि मोनेरा, मोनेरा में क्या है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर कवक, फिर अमीबा, फिर यूग्लिना। देखिए अमीबा और यूग्लिना ये सेम किसमें हो जाएंगे, आपके प्रोटिस्टा में। ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें हो जाएगा, मोनेरा में। और कवक तो अलग हो ही जाएगा आपका फंजाई। तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा इसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स।
देखिए इसके लिए हमको क्या करना, इसके लिए या तो तरीके हैं, या तो इसका पूरा हम लोग देख लें कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई अर्थ पे। तो अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग देखेंगे तो जो भी अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई है 3.8 ईयर्स एगो है, तो इनको हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं। एक आपका बांटा जाता है एरा, जिसको बोला जाता है महाकल्प। इसके बाद इसको एरा को बांटा जाता है इपॉक में, और इसको बोला जाता है आपका युग, और फिर बांटा जाता है आपका काल में, या उसको बोलते हैं पीरियड। तो आपके जो मेनली है ये चार एरा हुए। एक हुआ आपका, कहीं कहीं पांच भी दिए हैं, जैसे प्री पैलियोजिक एरा, दूसरा आपका पैलियोजिक एरा, तीसरा आपका मीजोजोइक एरा, चौथा आपका हुआ सीनोजोइक एरा, और पांचवा जो लेटेस्ट है उसको बोलते हैं नियोजोइक एरा। नया है इसलिए नियोजोइक एरा। अब प्री पैलियोजोइक एरा है, इसमें कोई भी इपॉक नहीं है, और इसमें दो पीरियड हैं, एक है आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन। तो क्या है इसमें, एक आर्कियन, आर्कियन में क्या था, नो लाइफ, और प्री कैम्ब्रियन में क्या था, कुछ चट्टाने वगैरह बनी थी, बाकी इसमें लाइफ नहीं थी। तो ऐसे ही ये पैलियोजोइक एरा है। पैलियोजोइक एरा में भी कई सारे आपके इपॉक हैं, जैसे कैम्ब्रियन, उसके बाद है ऑर्डोविसियन, उसके बाद है आपका साइलुविरियन, और उसके बाद है आपका डेवोनियन, उसके बाद है आपका परमियन। तो जो आपके ये इपॉक हैं, इन पे जो है कभी कभी अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो अब मैं एक एक पॉइंट लिखा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जो साइलोरोबियन है, इसको बोला जाता है एज ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कि ऐसे एनिमल्स आ गए थे जिसमें रीढ़ की हड्डी बनना स्टार्ट हो गई थी, पीछे जो मेरुदंड होती है वो बनना स्टार्ट। तो एज ऑफ वर्टिब्रेट अगर आए तो साइलोरोबियन। उसके बाद डेवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ फिश, ये पैलियोजोइक एरा है। उसके बाद जो परमियन है, डेवोनियन, इसके बाद इसी में एक आता है कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, और इनको बोला जाता है एज ऑफ एम्फीबियंस, उभयचर, एज ऑफ एम्फीबियंस, इसमें उभयचर की एज काल कहा जाता है उसको। तो ये यहां तक इसमें पैलियोजोइक में। उसके बाद आता है मीजोजोइक, और मीजोजोइक में तीन आपके इपॉक हैं, एक है ट्रायसिक, एक है आपका जुरेसिक, एक है आपका क्रिटेशियस। तो ट्रायसिक में एम्फीबियंस हो गए, एम्फीबियंस यहां तक कार्बोनिफेरस तक हो गए थे। अब ट्रायसिक में आया रेप्टाइल्स, तो यहां पे क्या है, रेप्टाइल्स, ये एज ऑफ रेप्टाइल्स है। और एज ऑफ रेप्टाइल्स में, और ये जो जुरेसिक पीरियड है, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ डायनासोर। और डायनासोर्स क्या थे, रेप्टाइल्स। और क्रिटेशियस तक डायनासोर्स रहे। अचानक ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसी चेंजेस हुए अर्थ पे कि डायनासोर्स का एक्सटेंशन हुआ, और इनके बीच में एक हुआ आर्कियोप्टेरिक्स, और इस आर्कियोप्टेरिक्स को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि रेप्टाइल के बाद क्या आता है, बर्ड। इसका भी एक क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आएंगी फिश, मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में, फिश, फिश के बाद एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद एंड मैमल्स। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसमें भी एक क्लासिफिकेशन और बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी ये चार हैं, तीन हैं पहले के, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल, इनको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, इनको बोला जाता है हॉट ब्लडेड एनिमल। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको होम्योस्टेसिस, इस जो हॉट ब्लडेड होते हैं इनमें अपने आप होम्योस्टेसिस हो जाती है, यानी कि अगर ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी पड़े तो ये अपनी बॉडी के अनुसार अपने तापमान को मैनेज कर लेते हैं। जबकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, फिश, उभयचर और रेप्टाइल्स, ये नहीं कर पाते। इसलिए इनमें दो प्रोसेस पाई जाती हैं। एक को बोला जाता है हाइबरनेशन,
दूसरे को बोला जाता है एस्टिवेशन। जो ज्यादा गर्मी सहन नहीं करके सोने की मुद्रा में चले जाते हैं वो एस्टिवेशन होता है गर्मियों में। और ठंडों में जो होता है, ठंडी जगहों पर जो पेंगुइन वगैरह चले जाते हैं उनमें होता है हाइबरनेशन। तो ये आपको कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड, एस्टिवेशन, हाइबर, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, इसको आप देखिए। तो अब हम लोग बात कर रहे थे मीजोजोइक एरा में ट्रायसिक, एज ऑफ रेप्टाइल, जुरासिक में डायनासोर्स की पर्टिकुलर अगर एज कहा जाए, क्रेटेशियस तक डायनासोर्स रहे और यहाँ आके इनका एक्सटेंशन हो जाता है, यहाँ आर्कियोप्टेरिक्स है। ये जो है ये सारे ये एरा थे और ये इसके पीरियड्स हैं। और इसमें ही जो नेक्स्ट आपका आता है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को बोला जाता है, जो इसका इपॉक है उसको बोला जाता है टर्सरी इपॉक। टर्सरी इपॉक। और इसमें जो है 5 पीरियड हैं, प्लेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो जो मानव की उत्पत्ति कही जाती है वो टर्सरी पीरियड में कही जाती है, टर्सरी इपॉक में, सॉरी, टर्सरी इपॉक में मानव की उत्पत्ति हुई। टर्सरी इपॉक में मानव की उत्पत्ति हुई और इस टर्सरी इपॉक में ही आपके हिमालय बने। और टर्सरी इपॉक को जब आप पीरियड में चेंज करेंगे, पीरियड में जब पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहला आता है पैलियोसीन। पैलियोसीन। उसके बाद आता है इयोसीन। उसके बाद आता है आपका ओलिगोसीन। थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, इसके लिए एक अलग लेक्चर की जरूरत होती है, फिर भी चलिए मैं बता देता हूं आपको। एल्गोसीन, और उसके बाद आता है यहाँ पे मायोसीन, ये पीरियड्स हैं। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पे प्लायोसीन। तो जो पैलियोसीन है, यहाँ पे प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स क्या थे? प्राइमेट्स थे मैमल्स का ग्रुप, यहां बने प्राइमेट्स। और यहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है ह्यूमन की। ह्यूमन कैसे बना उसको हम लोग एक अभी अलग स्लाइड में देख लेंगे। तो यहाँ प्राइमेट्स बने। उसके बाद इयोसीन। इयोसीन में बना आपका ट्रांस हिमालय। ओलिगोसीन में आपका बना ग्रेटर हिमालय। और मायोसीन में आपका बना लेसर हिमालय। तो यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ये इसी यहां से अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स मैंने बताया कि क्या था, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और ये कहां पे था? जुरासिक पीरियड में, है ना। और क्रेटेशियस तक भी कह सकते हैं, क्रेटेशियस, क्योंकि एक्सटेंशन जो उनका हुआ है वो जुरासिक और क्रेटेशियस के उसमें है। तो अगर दोनों हो तो आप जुरासिक ही लगाइएगा। तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, देखिए अब यहां तक बर्ड्स तो आए नहीं थे, जुरासिक में बर्ड्स नहीं है, जुरासिक में क्या है? रेप्टाइल। अब ये खुद ही कह रहा है अगर कोई चीज कनेक्टिंग लिंक है, इसका मतलब क्या है? वो सबसे ओल्ड हो जाएगी लोअर लेवल पे। यानी कि अगर ये यहाँ पे मैं कह दूं बर्ड्स हैं और यहाँ रेप्टाइल्स हैं, और अगर कोई कनेक्टिंग लिंक बात है तो यहाँ के आगे क्या होंगे? बर्ड्स होंगे, और यहाँ के पहले क्या होंगे? रेप्टाइल्स होंगे। तो सबसे ओल्ड बर्ड क्या हो जाएगा? जो कनेक्टिंग लिंक होगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, तो ये सर्व पुरातन भी हो जाएगा। तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी ज्यादा क्लियर है। जुरासिक काल का सरीसृप नहीं, ये केवल सरीसृप नहीं था, क्योंकि इसके जो विंग, जो इसके 4 लिम्स थे वो क्या हो गए थे? चेंज हो गए थे विंग्स में। तो ये कैन फ्लाई। तो इसमें बर्ड्स का ये करेक्टर आ गया था। तो जुरासिक काल का सरीसृप ये गलत हो जाएगा। ट्रायसिक काल का सरीसृप, सरीसृप है ही नहीं, ट्रायसिक दोनों काल का सरीसृप नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जुरासिक काल का सरीसृप, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे थे। तो ये आप देख लीजिएगा, एरा होता है महाकल्प, उसके बाद युग, उसके बाद पीरियड, और ये सब आपके थे पीरियड्स। इसमें प्राइमरी इपॉक, सेकेंडरी इपॉक और टर्सरी इपॉक जो आता है वो सीनोजॉइक एरा में आता है। टर्सरी इपॉक में ही आपकी ह्यूमन की उत्पत्ति हुई, और उसमें जो पैलियोसीन था उसमें प्राइमेट्स बने। तो प्राइमेट्स का भी हम लोग चलिए आप देख लेते हैं कि प्राइमेट्स प्राइमेट्स जो बने, प्राइमेट्स प्राइमेट्स क्या था? ग्रुप ऑफ मैमल्स, जो स्तनधारी थे उनके ग्रुप्स थे। और इसमें जो मानव की उत्पत्ति है उसको हम लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो जो मानव की उत्पत्ति हुई है इसमें टर्सरी पीरियड, सीनोजॉइक एरा, सीनोजॉइक एरा, टर्सरी पीरियड, टर्सरी इपॉक, सॉरी, टर्सरी इपॉक, और पीरियड कौन सा आपका था? प्लायोसीन। तो मानव का विकास किससे हुआ? प्राइमेट से।
तो प्राइमेट्स में देखिए क्या बने, सबसे पहले बने कपी या इनको कहते हैं बानर, उसके बाद लंगूर, और इधर बने गोरिल्ला, और इधर बने आपके चिंपैंजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको डायग्रामेटिकली अगर आप बना लेंगे तो आपका इस पे जो आने वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, और यूपीपीसीएस पूछता है। और बने इधर औरंगुटान और इधर छछूंदर। तो छछूंदर क्या है? छछूंदर रेप्टाइल नहीं है, छछूंदर क्या है? मैमल है। और ये कहीं ना कहीं हमारे से जो लाइन ब्रांचेज जिसको बोलते हैं ब्रांचिंग एवोल्यूशन, उसी का पार्ट है। तो कपी और बानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगुटान और ये छछूंदर। उसके बाद ये कपी और बानर थे, इसमें आया सबसे पहले रामापिथेकस। रामापिथेकस में क्या हुआ कि इसकी दो ब्रांचेस बनी। एक ब्रांच ऐसी कि जो जंगलों में ही रह गए, इनको बोला जाता है महाकपि। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है कि हमारे सबसे नजदीक कौन है। तो आपको अगर देखना होगा, यहां से बने, यहां से होता है मानव का विकास। और यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शंस देखे कि हमारे सबसे क्लोज कौन है। महाकपि ऑप्शन भी है उसमें, कपि ऑप्शन भी है, लंगूर ऑप्शन भी है, और आई थिंक औरंगुटान ऑप्शन था। तो औरंगुटान तो काफी दूर हो गया, हमारे सबसे पास कौन सा हो गया? महाकपि। तो मानव का विकास यहां से क्या होता है कि कुछ लोग जो मैदानी भाग में चले गए उनको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसके बाद बने आपके होमो हैबिलस, होमो हैबिलस। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्रथम बार हाथ का खुलकर प्रयोग किया, हाथों का, हैबिलस, हाथों का खुलकर प्रयोग किया, औजार चलाना सीखे, है ना। और अभी भी लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, औजार का इन्होंने यूज करना सीख लिया था। उसके बाद बना हीडलबर्ग। ये कहां पाए गए? यूरोप में, जर्मनी वगैरह में, और ये वहीं विकसित हुए और वहीं खत्म हुए हो गए, हीडलबर्ग। उसके बाद होमो इरेक्टस। यहां पे क्या हुआ? रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, होमो इरेक्टस, है ना। उसके बाद होमो इरेक्टस से ही दो ब्रांचेस निकली, एक आपका जावा मैन और एक आपका पीकिंग मैन। जावा मैन आपका क्या था? नरबच्ची। और पीकिंग मैन क्या था आपका? ये भी नरबच्ची ही था, है ना। ये चीन में मिला, और ये जावा, जावा में सैलो नदी, जावा में सैलो नदी, और ये चीन में। तो ये हुआ, ये किसकी ब्रांच थी? जावा और पीकिंग दोनों होमो इरेक्टस की, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। इसके बाद आपका आता है नियंडरथल। नियंडरथल ये जर्मनी में नियंडरथल की घाटी है, वहां गुफाओं में मिला। और उसके बाद आता है आपका क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन। और उसके बाद आपका होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। और ये बात है आपकी 30,000 वर्ष पुरानी। और हिस्ट्री की बात में अगर इसको कहा जाए तो ये है उच्च पुरा पाषाण काल, और यहीं से आपका क्या होता है? स्टोन एज प्रारंभ हो जाती है। तो ये एक डायग्रामेटिकली मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि कैसे प्राइमेट से ह्यूमन का विकास हुआ है, कैसे वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल हुआ। तो इसको आप लोग देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, आधुनिक मानव मनुष्य के हाल का पूर्वज है। अब देखिए ये इसी से निकलेगा, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज। जावा, जावा और पैकिंग क्या थे? ये कहां थे? होमो इरेक्टस से थे, नियंडरथल और क्रोमैग्नन। तो इसमें आंसर बहुत सिंपली इससे निकल आ रहा है। जब आप इसको पूरा देखेंगे तो जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है, इसके सबसे पास में कौन है? क्रोमैग्नन, है ना। और क्रोमैग्नन की जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो मैक्सिमम थी, हमसे भी ज्यादा थी क्रोमैग्नन की क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी मतलब जो उसके दिमाग का आकार था, उसमें बुद्धि ज्यादा थी। और उसके बाद आता है नियंडरथल। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो जाता है अगर हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो जावा मनुष्य, पैकिंग मनुष्य, ये तो आपके होमो इरेक्टस के पास हो गए, काफी दूर है। नियंडरथल से पहले क्रोमैग्नन आ जाता है, तो अतः इसका आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नन। तो ये आपका हो गया आंसर। अब ये जीवों के विकास के क्रम में निम्नलिखित कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आए फिश, उसके बाद एम्फीबियंस, उसके बाद आपके आए
रेप्टाइल्स, उसके बाद आए आपके बर्ड्स, और उसके बाद आए आपके मैमल्स। तो हम लोग देख लेते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? ये मोलस्का होता है, यानी कि ये। और डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन मैमल है। और शार्क क्या है? फिश। तो शार्क अगर इसको ऐसे देखें कि फिश मैमल से पहले, तो नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पेंगोलिन, पेंगोलिन क्या है? मैमल्स हैं। ऐसे मैमल्स जिन पे स्केल्स होते हैं, यानी कि इनमें कुछ रेप्टाइल्स के करेक्टर्स आ गए। तो ऐसे मैमल्स जिनमें स्केल्स हैं वो पेंगोलिन है। कच्छप क्या हो गया आपका? रेप्टाइल। और बाज क्या है? बर्ड। तो मैमल सबसे पहले नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सैलामेंडर, सैलामेंडर्स आर एम्फीबियंस। अजगर रेप्टाइल हो गया। और कंगारू क्या है? मैमल है। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, ये लिंक बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। फिर भी इसको देख लेते हैं। मेढक क्या है? मेढक आपका एम्फीबियन है। केकड़ा क्या है? ये इंसेक्ट है। और झींगा क्या है? झींगा इज फिश। तो अगेन ये फिश पहले आनी चाहिए एम्फीबियन से, तो ये भी आपका हो जाएगा गलत। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको अगर आप एक बार समझ लेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। उसके बाद ये है, एक कंसेप्ट है इसका, एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन क्या, आप एग्जांपल याद कर लीजिएगा, कभी पूछ सकता है। तो जो डार्विन की फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार डार्विन क्या हुआ था, अपने बीगल नामक जहाज था उनके पास, और उससे वो गए थे यहाँ गैलापेज आइलैंड। गैलापेज आइलैंड इक्वाडोर के वेस्टर्न कोस्ट पे है। ये गैलापेज आइलैंड इक्वाडोर, ये साउथ अमेरिका में है। तो यहाँ पे एक बार वो गए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बड़ी एक अनोखी बात ये देखी कि यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स थी वो, उनमें फूड हैबिट्स अलग अलग थी, और फूड हैबिट्स अलग अलग होने के कारण जो उनकी चोंच थी वो डिफरेंट डिफरेंट हो गई थी। और जब उन्होंने इसमें काफी देखा तो उन्होंने पता लगाया कि शुरुआत में इनकी सारी चोंचें एक जैसी थी, लेकिन इनकी फूड हैबिट्स चेंज होने के कारण, फूड हैबिट्स चेंज होने का, पहले ये सीड खाती थी, उसके बाद सीडों की कमी हुई तो कुछ ने अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया, तो इंसेक्ट खाने लगी। और इंसेक्ट खाया तो इंसेक्ट्स में भी कई टाइप्स की चीजें थी, उनको खाया तो इनकी जो बीक्स थी वो चेंजेज हो गई। तो यही इनका क्या था कि नेचर ने सेलेक्ट किया, नेचर ने सेलेक्ट किया, और इन्होंने स्ट्रगल किया एग्जिस्टेंस के लिए। और जो सर्वाइवल, जो फिट थे, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी लागू हुई। तो ये डार्विन फिंचेस थी। तो इनका मेन मकसद ये था, एडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट ये कहता है, इसका एक डार्विन फिंचेस एग्जांपल है। दूसरा ये आपका ये मार्सुपिलस, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस कि किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है, और वहां पे सपोज करिए कि कोई एक पॉइंट पे कोई एक स्पीसीज थी, लेकिन फूड हैबिट्स या नेचुरल सिलेक्शन के कारण वो डिफरेंट डिफरेंट उनमें चेंजेस आ गए और इवोल्यूशन हुआ उनमें, और नई नई स्पीसीज करके बना ली। स्पीसीज इन द सेंस कि अगर उनमें, जैसे इसमें डार्विन फिंचेज हुई, उनमें चौंच चेंज हो गई। और ऐसे ही ये मार्सुपिलस होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इन्हीं से देखिए तस्मानिया वुल्फ भी इनसे बना, टाइगर कैट भी इसी से बनी है, और ये कंगारू भी इसी से बना है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जब एक पॉइंट से, जो एक मेन पॉइंट है, उससे रेज की तरह से जैसे रेडिएशंस आती हैं सूरज से, उसी प्रकार से एक अगर स्पीसीज से डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज बनती हैं विद द हेल्प ऑफ एडेप्टेशन, इवोल्यूशन, फूड हैबिट्स चेंज होने के कारण। तो उस इसको क्या कहा जाता है? इसको एडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट था। इसके दो एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा एडेप्टिव रेडिएशन के, डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलस। ये एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपने ये देख लिया। दूसरा ये हमारा टाइम एवोल्यूशन का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, ये सारे क्या थे? ये आपके पीरियड्स हैं। उसमें आपने देखा ही था कि कैसे उनको कल्प, महाकल्प और युग में बांटा गया है। तो ये, और आप इसको एक दो बार देखिएगा तो समझ में आएगा। और फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या कुछ चीजें नहीं आपके समझ में आई हैं, तो उनको हम लोग दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।
ये था आपका एवोल्यूशन का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। थैंक यू वेरी मच।